नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक्स के वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों जो कॉमर्स का टॉपिक चल रहा है आपका करंट में, वो आपका फॉरेन ट्रेड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उसी का आगे उसी में एक टॉपिक है आपका फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब दोस्तों आयात एवं निर्यात व्यापार करने में जो वित्तीय की सहायता ली जाती है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। आपको पहले से पता भी होगा कि इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। दोस्तों, जब कोई देश आपका किसी अन्य देश से गुड्स को मंगाता है तो हमें इसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। मतलब दोस्तों कि जैसे इंडिया है आपका और वो विश्व के किसी भी देश से माल को जब आयात कर रहा है या खरीद रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट या आयात बोलते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, टर्म्स एक्सपोर्ट होता है। जब हम इंडिया, आप कह सकते हैं कि इंडिया जब विश्व के किसी भी देश को क्या कर रहा है, गुड्स को बेचता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसके फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों सिंपली आपको हम एक एग्जांपल के तहत समझाएं तो इंडिया को आप स्वयं को मान लीजिए और इस वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को आप अपने पड़ोस की दुकान मान लीजिए। सिंपल सा हम आपको समझाने की कोशिश करें, इसके बाद हम लोग इस टर्म्स के सभी चीज़ों को पहलू को समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया मतलब आप हैं और ये विश्व के कोई भी जो आपका देश है वो आपका समझ लीजिए आपके पड़ोस की दुकान है। अब दोस्तों जब आप पड़ोस की दुकान से कोई सामान जब खरीदते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है, बदले में आपको पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली सा क्या होता है, आप गुड्स लेते हैं और पैसा दे के चले आते हैं। कभी कभी आप क्या होता है दोस्तों कि आप गुड्स तो लेके आते हैं पर पैसा क्या कहते हैं कि हम आपको कल देंगे, उधार देंगे। तो ऐसा संभवतः आप नॉर्मली अपने जीवन में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो दूरियाँ हैं, आपकी और आपके दुकानदार की जो दूरियाँ हैं वो आपके बहुत ही नज़दीक है। आप अगर यहाँ पे पैसा नहीं दे के घर भी चले आते हैं तो आपका दुकानदार आपका क्या होगा, आपके घर भी आके पैसा ले जा सकता है। बट यहाँ पे दोस्तों जो ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टर्म्स होता है, इसमें आपकी जो दूरियाँ होती हैं या आपकी जो भौगोलिक दूरी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो संभव नहीं हो पाता है कि जो यहाँ पर इस देश का एक्सपोर्टर है या इस देश का जो माल बेचने वाला है आदमी, वो आपके देश में आए और आपके देश में से पैसा लेके जाए। तो ऐसा संभवतः नहीं हो पाता है और ये आप अगर वास्तविक जीवन में देखिए तो ऐसा संभव हो भी नहीं सकता है बार बार व्यापार की क्रिया में। तो दोस्तों इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए हमारा यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं या कुछ यहाँ पे मेथड्स हैं जिसके आधार पर यहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को अपने व्यापार को बढ़ावा करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ फाइनेंसिंग मेथड है, उसी को हम लोग यहाँ पे आज समझने वाले हैं। तो दोस्तों इंपोर्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, द इंपोर्टर शुड मेक्स अरेंजमेंट इन एडवांस टू पे द एक्सपोर्टर ऑन अराइवल गुड एट द पोर्ट। मतलब दोस्तों क्या है कि एक्सपोर्टर जब कोई माल इंडिया को बेच रहा है कोई भी, तो यहाँ पे इंपोर्टर, यहाँ का इंडिया का जो भी इंपोर्टर होगा वो पहले से मनी का अरेंजमेंट कर ले और इसके बाद एक्सपोर्टर क्या करेगा, यहाँ पे शिप के या कह सकते हैं पोर्ट में अपने माल को लाद देगा और इधर से मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा और इधर से गुड्स आ जाएंगे। तो ऐसा नॉर्मली देखने में बहुत आसान लगता है बट वास्तविक जीवन में ऐसा संभवतः नहीं होता है दोस्तों। तो नॉर्मली इंपोर्ट फाइनेंसिंग का मतलब यही होता है कि जब इंपोर्टर पहले से ही यहाँ पे गुड्स के यहाँ पे आने से पहले से ही वो क्या कर ले, फाइनेंसिंग की व्यवस्था कर ले, तो हम लोग इसी चीज़ को इंपोर्ट फाइनेंसिंग के अंतर्गत समझते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और समझने हैं आपको ध्यान से कि दोस्तों होता क्या है
कि यहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में दूरियों के कारण या भौगोलिक दूरियों के कारण यहाँ पे ये भी होता है कि विश्वास जैसी चीज़ें क्या होती कम होती हैं। अब संभवतः अगर आप ये सोचिए कि एक्सपोर्टर ने कोई माल यहाँ भेज दिया और यहाँ का इंपोर्टर पैसा ना दे, तो क्या होगा, एक्सपोर्टर के लिए क्या होगा, लॉस हो जाएगा या एक्सपोर्टर को हानि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर माल वापस जाएगा तो क्या होगा, इसको डबल खर्चा हो जाएगा। तो इन सभी कमियों के कारण ही क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ बीच में मीडिएटर आ जाते हैं या कुछ ऐसे मेथड आ सकते हैं जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में दोनों के लिए, दोनों के हित के लिए यहाँ पे बातें करते हैं। तो इनके लिए जो हित की बातें करता है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे एक आईसीसी करके, आप इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम है इनका। ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की व्यवस्था होती है, उसके लिए जितनी भी गाइडलाइंस होती है, जितनी भी आपके यहाँ पे नियम या रूल्स बनाए जाते हैं, वो आईसीसी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और दोनों का हित का ध्यान रखता है कौन है, यहाँ पे आईसीसी ही रखता है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इन दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ फाइनेंसिंग मेथड्स को यहाँ पे बनाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग इसी मैथड्स के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। आशा है आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड है, इसकी थोड़ी सी गतिविधियाँ समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेमेंट्स टर्म इन फॉरेन ट्रेड की बात करें, तो नॉर्मली यहाँ पे 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं दोस्तों, जिसके आधार पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर आपस में व्यापार करते हैं और अपने फाइनेंस को क्या करते हैं दोस्तों, पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे द 5 प्रिंसिपल मीन्स ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे रैंक के हिसाब से किया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पहला जो इसका नंबर है, उसमें सबसे कम रिस्क होता है किसको, एक्सपोर्टर को। और जो ये आपका 5 नंबर पे है, इसमें सबसे हाई रिस्क होता है यहाँ पे एक्सपोर्टर को। तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछा गया है क्वेश्चंस में कि आपका एक्सपोर्टर का रिस्क किस में हाई होता है, इसको सीक्वेंस में लगाइए या असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो इस आपको यहाँ पे ये पांचों जो आपका सीक्वेंस में दिया है, इसको पांचों रिस्क के हिसाब से रखा गया। मतलब दोस्तों क्या है, अभी हम लोग जो पांचों पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसमें रिस्क कम है एक्सपोर्टर को, इसमें क्यों ज़्यादा है। तो इस चीज़ को पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे कम रिस्क आपका किसमें होता है, कैश इन एडवांस को। यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्टर को ध्यान में रख के चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर ही वो आदमी होता है जो माल को क्या करता है, दूसरे देश में भेजता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्टर को ही ध्यान के रख कर चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका कैश इन एडवांस होता है दोस्तों, एक मेथड। फिर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है, फिर एक आपका कंसाइनमेंट मेथड है, फिर आपका एक ओपन अकाउंट मेथड है, और फिफ्थ आपका है डॉक्यूमेंट्स ऑन एक्सेप्टेंस। ये 5 तरीके के आपके यहाँ पे पेमेंट्स टर्म्स हैं इन फॉरेन ट्रेड के। और यहाँ पे जो आपका पहला है, इसमें लो रिस्क होता है और यहाँ पे आपके नीचे वाले में हाई रिस्क होता है। तो इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बाकायदे एक एक करके इन पांचों को समझ लेते हैं। सबसे पहला आपका हम लोग कैश इन एडवांस की बात करते हैं। तो दोस्तों कैश इन एडवांस की अगर हम लोग बात करें, तो इसका अगर हम लोग सबसे पहले अगर एग्जांपल में आपको इसको समझा दें, फिर आपको हम इसके डिफिनेशंस के बारे में डिस्कस करें। तो दोस्तों आप लोग नॉर्मली यहाँ पे आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की चीज़ों को परचेज़ करते होंगे। इन दोनों मेथड्स के थ्रू या दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने प्रोडक्ट को परचेज़ किया होगा। तो दोस्तों जब आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजॉन किसी में से ही आपने कोई, जैसे आपने एक टीवी को परचेज़ किया, तो वहाँ पे जब आपका लास्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का, आप लोग बखूबी जानते होंगे, तो उसमें देखिए 3-4 ऑप्शन रहते हैं। पहला आपका होता है कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू दे दीजिए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे दीजिए, या आप सीओडी दे दीजिए। सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो आपका सीओडी है इसको हम लोग छोड़ देते हैं, केवल हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम एक एग्जांपल के तहत आपको समझाना चाह रहे हैं कैश इन एडवांस का क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ पे आपने टीवी को परचेज किया और तुरंत ही क्या कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया। आपको टीवी अभी हाथ में मिली नहीं है, आपको फ्लिपकार्ट ने तुरंत आपके हाथ में टीवी नहीं दे दिया है, बट आपने क्या किया, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा पहले ही किसको दे दिया, फ्लिपकार्ट को दे दिया। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा दोस्तों, वो टीवी को पैकेजिंग कराएगा, उसके बाद वो शिफ्ट कराएगा और शिफ्ट करा के आपके पास पहुंचाएगा। तो इसमें आपका देखिए ट्रैवलिंग में कुछ समय लग गया, और इस ट्रैवलिंग समय में आपका पैसा किसके पास जमा रह गया, आपका पैसा फ्लिपकार्ट के पास जमा रह गया।
और दोस्तों ये आपका शॉर्ट या कह सकते हैं शॉर्ट टर्म होता है, यानी आपके घर से और फ्लिपकार्ट की डिलीवरी में नॉर्मली आपका 2 से 3 डेज़ का अंतर आता है। बट दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, यही चीज़ आप इंटरनेशनल बिजनेस में सोचिए, यही एग्जांपल को आप इंटरनेशनल वे में सोचिए। तो अगर जैसे यहाँ पे एक्सपोर्टर, ये आपका चाइना का एक्सपोर्टर है कोई, और इंडिया को माल कोई भेजता है, तो यहाँ पे दोस्तों ये माल आने में क्या होता है दोस्तों, कुछ समय लगता है। और अगर इम्पोर्टर पहले से ही क्या कर दे दोस्तों, पैसा यहाँ पे चाइना वाले को दे दे, उसके बाद क्या करे, चाइना वाला गुड्स को भेजे, तो इसमें बहुत समय लग जाता है। नॉर्मली आपका 15 से 30 डेज़ के अंतर्गत अगर बड़े माल होते हैं दोस्तों, तो हमारा जो भी आपका यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड होता है, वो नॉर्मली शिपमेंट जो होती है वो या तो जहाज़ के थ्रू होती है या तो एयरप्लेन के थ्रू होती है। अगर दोस्तों जो बहुत कॉस्टली होते हैं या छोटे साइज़ के होते हैं उनको एयरप्लेन के द्वारा शिफ्ट किया जाता है, बट जो साइज में बहुत बड़े होते हैं उनको जनरली आपका जहाज़ के माध्यम से ही शिफ्ट किया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि इस टर्म में क्या होता है कि नॉर्मली पहले क्या हो जाता है दोस्तों, आपका इम्पोर्टर क्या करता है, पहले मनी को भेज देता है और फिर एक्सपोर्टर मनी रिसीव होने के बाद गुड्स को शिफ्ट करता है और फिर वो गुड्स को इंपोर्टर के देश में भेजता है। तो ये आपका इसमें जो समय होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, समय जो लगता है, इस समय में दोस्तों जो इंपोर्टर होता है उसका जो पैसा होता है वो इन रेगुलर या कह सकते हैं आपका ऐसे काम में नहीं लगा रहता है जो इससे कुछ जनरेट करेगा। क्योंकि दोस्तों इस 15 डे में अगर आप 1 करोड़ रुपए का कुछ इंटरेस्ट निकालते हैं दोस्तों, तो इस 1 करोड़ का आपके पास कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिल सकता था। बट इस समय आपका पैसा क्या है, एक एक्सपोर्टर के पास पहले से जमा है, जो एक्सपोर्टर इसको प्राप्त करने के बाद ही क्या कर रहा है दोस्तों, गुड्स को सेंड कर रहा है। तो जनरली दोस्तों अगर हम लोग एक लाइन में बोले कि कैश इन एडवांस में होता क्या है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, इंपोर्टर पैसे को भेज देता है एक्सपोर्टर को, और एक्सपोर्टर जब पैसा प्राप्त कर लेता है या रिसीव कर लेता है, देन वो गुड्स को शिफ्ट करके माल को दूसरे देश में इंपोर्टर के राज्य में भेजता है। तो दोस्तों कुल मिला के कैश इन एडवांस एफर्ट द एक्सपोर्ट द एग्रेटेड प्रोटेक्शन बिकॉज पेमेंट इन रिसीव आइदर बिफोर शिपमेंट अपॉन अराइवल ऑफ द गुड्स। मतलब दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो इसका प्रोटेक्शन होता है वो किसका होता है, एक्सपोर्टर का होता है। क्योंकि एक्सपोर्टर को क्या होता है, पहले पैसा मिल गया है, उसके बाद देन वो क्या कर रहा है, गुड्स को भेज रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्टर को क्या कमी हो सकती है कि हमने जो गुड्स का सैंपल हमको मिला था, वो पैसा मिलने के बाद वो चाइना क्या कर सकता है, कुछ दूसरा माल भी बेच सकता है या दूसरा डिफेक्टिव माल भी बेच सकता है। तो इसमें इंपोर्टर का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कमियां हो सकती हैं। इंपोर्टर को थोड़ा सा यहाँ पे शंका रहता है या डाउटफुल में रहता है बेचारा। बट यहाँ पे एक्सपोर्टर क्या होता है, फुल्ली सिक्योर्ड रहता है क्योंकि उसको पहले पैसा मिल चुका रहता है। तो इसीलिए दोस्तों इस मेथड को नॉर्मली एक्सपोर्टर के पक्ष में बोला जाता है। इसी के बाद अगर इसमें दूसरा पॉइंट देखें दोस्तों, तो दिस मेथड आल्सो अलाउ द एक्सपोर्टर टू अवॉइड ट्राइंग अप इट्स ओन फंड। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्टर को यहाँ पे खुद का फंड्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब दोस्तों यहाँ पे उसको 15 दिन पहले यहाँ पे पैसा उसको रिसीव हो गया, तो अब उस पैसे के आधार पर ही क्या करेगा दोस्तों, वो यहाँ पे शिपमेंट का पैसा खर्च करेगा या यहाँ पे वेयर हाउस के पैसा खर्च करेगा, और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का जो भी अपने माल से गोडाउन से जितने भी ये खर्च हैं। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो भी एक्सपोर्टर है वो आपका इसको फंडिंग अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे पहले से इसको फंडिंग क्या होती है, इंपोर्टर द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इसको दिस मेथड एक्सपोर्टर अवॉइड ट्राइंग टू इज ओन फंड, यानी कि अपना पैसा लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि कैश टर्म्स आर इंस्टीड अपॉन वेयर देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द इम्पोर्टिंग कंट्री ऑन वेयर द बायर्स क्रेडिट वर्दीनेस इज डाउटफुल। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसमें एक्सपोर्टर को अगर शंका रहती है इंपोर्टर के प्रति, या इंडिया में ऐसा कोई राजनीतिक पहलू है या राजनीतिक गतिविधियाँ ऐसी अशांति वाली है कि एक्सपोर्टर डाउटफुल में है कि कहीं हम माल भेजें और पैसा ना मिला, या पैसा कुछ ऐसी चीज़ों में फंस गया जिससे हमारा माल क्या होगा, पहुंचने के बाद भी हमें पैसा ना रिसीव हुआ, तो ऐसे कंडीशन में एक्सपोर्टर इस कैश इन एडवांस को ही फॉलो करवाता है इंपोर्टर के थ्रू।
और दोस्तों अगर एक्सपोर्टर को थोड़ा सा भी डाउट होता है इंपोर्टर के प्रति या इसके क्रेडिट वर्दीनेस पर कोई भी डाउट है, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर क्या करेगा दोस्तों, इस मेथड को फॉलो करवाता है इंपोर्टर से कि पहले आप पैसा भेज दीजिए और फिर हम गुड्स को सेंड करेंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल मेथड है। जनरली आपका इस मेथड को बहुत ही रेयर में यूज़ किया जाता है और लो कॉस्ट अमाउंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जनरली अगर आप फॉरेन से कोई गुड्स मंगाते हैं तो आप जनरली देखेंगे कि आपको पहले से ही कुछ पेमेंट करना पड़ता है। नॉर्मली अगर आप कोई छोटा सा इक्विपमेंट चाइना से कभी डिलीवरी करिए या कोई आप चाइनीज़ मोबाइल को ही अगर आप मंगाइए तो नॉर्मली आपको पेमेंट पहले ही करना पड़ता है, फिर आपका मोबाइल वगैरह आता है। तो ये नॉर्मली छोटे कॉस्ट के लिए या कह सकते हैं लो प्राइस रेंज के लिए ही इस चीज़ को अपनाया जाता है। ये बड़े प्राइस के लिए, बड़े प्रोडक्ट के लिए, ह्यूज आपके साइज़ के लिए नहीं फॉलो किया जाता है। तो ये पहला मेथड है कैश इन एडवांस। आशा है आपको पहला मेथड समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या चीज़, कैसी गतिविधियाँ फॉलो की जाती हैं। अब अगर दोस्तों सेकंड जो आपका मेथड है वो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है। इसमें आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट में जो आपका यहाँ पे पहला मेथड था कैश इन एडवांस, इसमें आपका एक्सपोर्टर के हित को ज़्यादा में ध्यान में रखा गया है। मतलब एक्सपोर्टर यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर रहता है एज कम्पेयर इम्पोर्टर। बट आपका यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर वास्तव में अगर लेटर ऑफ क्रेडिट होता है क्या है दोस्तों, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज द लेटर एड्रेस टू द सेलर रिटन एंड द साइन बाय ए बैंक एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर। मतलब दोस्तों क्या है कि इसमें जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो सेलर के एड्रेस में ही रहता है और रिटर्न और साइन करता है एज ए एक्टिंग ऑफ द बैंक के, या बैंक के अंतर्गत ही इसने यहाँ पे आपका ये आपका सेलर रिटर्न करता है या साइन करता है एज बिहाफ ऑफ बायर के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग समझिए कि इसमें स्टेप क्या होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत, तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे होता क्या है, इस फिगर को अगर आप लोग ध्यान से समझिए तो दोस्तों इसमें चार आपकी पार्टीज़ होती हैं। चार पार्टीज़ में एक पहला आपका इंपोर्टर है, फिर आपका एक इशूइंग बैंक है, और फिर एक आपका एडवाइजिंग बैंक है और एक आपका एक्सपोर्टर है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप अगर समझिए तो यहाँ पे इंपोर्टर को क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे गुड्स चाहिए और एक्सपोर्टर को गुड्स के बदले पैसा चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ सामने क्या आ जाती है, एक इशूइंग बैंक और एक एडवाइजिंग बैंक आ जाती है। अब दोस्तों सबसे पहला स्टेप होता क्या है कि यहाँ पे जो इंपोर्टर होता है वो रिक्वेस्ट करता है एलसी का, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट का रिक्वेस्ट करता है। और इस रिक्वेस्ट की किसको करता है, ये अपने इशूइंग बैंक को रिक्वेस्ट करता है। तो इशूइंग बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाकर इस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, आपके एक्सपोर्टर के एडवाइजिंग बैंक को यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड करता है। इस लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइजिंग बैंक क्या करता है, यहाँ पे एक्सपोर्टर को देता है और एक्सपोर्टर इस बिहाफ में या इस ट्रस्ट पर यहाँ पे माल को लोड कर देता है पोर्ट पे कि अब हमें लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया है। अगर हमारा माल चला भी जाता है और इंपोर्टर पैसा नहीं भी देता तो बैंक हमारा पैसा क्या करेगा, यहाँ पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक के अंतर्गत क्या होता है, एक टाई अप रहता है इस एलसी के बीच में। अब दोस्तों ये जब एक्सपोर्टर एलसी को प्राप्त कर लेता है तो ये गुड्स को क्या करता है, यहाँ पोर्ट्स पे लोड करा के और इसे क्या कर देता है, भेज देता है आपके इंपोर्टर के देश में। अब दोस्तों जब ये पोर्ट को यहाँ पे माल को पोर्ट पे शिफ्ट कराता है तो इसको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जैसे आपका बिल ऑफ लैंडिंग होता है, जिसको हमने बताया था कि बिल ऑफ लैंडिंग वो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके गुड्स के बारे में सभी डिटेल्स दी जाती है। और इसी के तहत या आप कह सकते हैं बिल ऑफ लैंडिंग को ही दिखाकर इंपोर्टर यहाँ पे अपने पोर्ट से इस माल को छुड़वाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब इंपोर्टर को क्या मिल गया, बिल ऑफ लैंडिंग मिल गया और इस ट्रस्ट पर इसने माल भेजा क्योंकि इसे एलसी भी प्राप्त हो गया है। अब दोस्तों ये एक्सपोर्टर क्या करेगा, वो बिल ऑफ लैंडिंग इस एडवाइजिंग बैंक को देगा और एडवाइजिंग बैंक इसी बिल ऑफ लैंडिंग को और डॉक्यूमेंट्स को ये इशूइंग बैंक को दे देता है। अब बिल ऑफ लैंडिंग और डॉक्यूमेंट्स को इशूइंग बैंक क्या करता है, इंपोर्टर को दे देता है और इंपोर्टर से इसका अप्रूवल लेता है कि क्या आपने जो माल मंगाया है वो क्या सही है सारी चीज़, क्योंकि आपका बिल ऑफ लैंडिंग में सारी चीज़ें गुड्स के बारे में दी हुई रहती हैं। जब इंपोर्टर इसे अप्रूव कर लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये सही है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट किसको कर देता है, इशूइंग बैंक को पेमेंट कर देता है। जैसे ही इशूइंग बैंक को पेमेंट होती है वो आपका एडवाइजिंग बैंक को पेमेंट कर देता है और एडवाइजिंग बैंक यहाँ पे आपका एक्सपोर्टर को पेमेंट
कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों का हित में ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक पोर्ट से माल भी चला आया और यहाँ से इंपोर्टर के थ्रू यहाँ पैसा एक्सपोर्टर के पास भी पहुँच आया। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों यहाँ पे स्टेप अगर आपको याद करना है तो यहाँ पे सिंपली 3 स्टेप मुख्य रूप से है। जैसे कि अगर आप लोग देखिए तो पहला स्टेप यहाँ पे रिक्वेस्ट है, फिर यहाँ पे इशूइंग बैंक यहाँ पे इसको एडवाइजिंग बैंक को देता है और एडवाइजिंग बैंक यहाँ पे एक्सपोर्टर को दे देता है, फिर एक्सपोर्टर यहाँ से माल को शिफ्ट कर देता है और यहाँ पे बिल ऑफ डॉक्यूमेंट्स को इशूइंग एडवाइजिंग बैंक को दे देता है और एडवाइजिंग बैंक यहाँ पे इशूइंग बैंक को दे देता है 6ठे स्टेप पर। और 7वें स्टेप पर यहाँ पे इम्पोर्टर को दे दिया जाता है बिल ऑफ लेंडिंग। इम्पोर्टर इसको अप्रूव करके यहाँ पे पैसा दे देता है 8वें स्टेप पर। और फिर आपका 9वें स्टेप पे इशूइंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को पैसा देती है और 10वें स्टेप पर आपका एक्सपोर्टर अपना पैसा प्राप्त कर लेता है। तो ये कुल मिला के आपका लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू यहाँ पे आपका फाइनेंसिंग होती है इम्पोर्ट की। इसके अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों कि यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट दिया है कि इन द लेटर बैंक प्रॉमिस दैट इट विल ऑनर डाउन ऑन द इटसेल्फ if the seller confirm to the specific condition set forth in the letter of credit। मतलब दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि इनफॉर्चुनेटली अगर इम्पोर्टर अपना पैसा यहाँ पे देने से मना करता है तो यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक क्या करता है, एक्सपोर्टर को पैसा यहाँ पे कर देता है और बाद में एडवाइजिंग बैंक इस इशूइंग बैंक को पकड़ता है और इशूइंग बैंक इस इम्पोर्टर को पकड़ के यहाँ पे गुड्स को फिर से पुनः अचीव कर लेता है। तो ये कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत दोस्तों प्रोसेस है। आशा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। पहला आपका कैश इन एडवांस था, दूसरा यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट मेथड है। अब अगर हम लोग यहाँ पे तीसरे मेथड की बात करें तो तीसरा मेथड दोस्तों कंसाइनमेंट मेथड है। इसमें दोस्तों होता क्या है, आप लोग कंसाइनमेंट पढ़े भी होंगे कॉमर्स में 12th वगैरह में। तो दोस्तों इसमें सिंपली होता क्या है, इसको अगर हम लोग समझिए तो इन द कंसाइनमेंट द एक्सपोर्टर सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू द इम्पोर्टर who arrange for the sale and make payment to the exporter after deducting a specified commission। तो दोस्तों सिंपली इसमें क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए कंसाइनमेंट मेथड के थ्रू। दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्टर को हम लोग यहाँ पे कंसाइनर बोलते हैं और इम्पोर्टर को यहाँ पे हम लोग कंसाइनी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है ये शांत चीज़ समझिए। यहाँ पे एक्सपोर्टर क्या करता है दोस्तों, ये माल को भेज देता है इम्पोर्टर को बिना पैसा लिए। यहाँ पे माल किसको प्राप्त हो जाता है, इम्पोर्टर को माल प्राप्त हो जाता है। इम्पोर्टर इसको पैसा तब तक नहीं देगा जब तक ये माल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बिच नहीं जाता है। और जब ये बिच जाएगा तो इसमें से जो आपका पूरा अमाउंट होता है उसमें से कुछ अमाउंट ये क्या करेगा, कमीशन के रूप में रख लेगा और फिर ये पैसा किसको भेज देता है, यहाँ पे एक्सपोर्टर को भेज देता है। तो नॉर्मली दोस्तों ये कोई आपका ट्रेड नहीं होता है। नॉर्मली ये आपका एक्सपोर्टर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ही यहाँ पे अपने इम्पोर्टर्स के या कह सकते हैं इम्पोर्टर्स की जगह एक अपना आदमी रखता है जिसको यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, ये इस आदमी को ये एथराइज देता है कि मेरे माल को तुम यहाँ से पोर्ट से छुड़ाओ और इस पोर्ट से माल लेके यहाँ के रिटेलर्स को बेच के यहाँ पे जितना भी कलेक्शन होता है उस कलेक्शन में से कुछ कमीशन अपना काट के और फिर हमें अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। तो नॉर्मली अगर जैसे आप बड़ी बड़ी यहाँ पे गाड़ियाँ देखिए दोस्तों, तो नॉर्मली यहाँ पे कंसाइनमेंट के आधार पर यहाँ पे आजकल गाड़ियों का सेलिंग होता है। जैसे अगर आप कोई भी स्क्वाड या आप वोल्क्सवैगन की गाड़ी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वोल्क्सवैगन क्या हो रही है आपकी बन रही है जापान में, बट यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, या आपका स्क्वाड बन रही जापान में। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यहाँ से स्क्वाड की गाड़ियों को क्या करती है, यहाँ भेजती है इंडिया में। और यहाँ पे जो इसके कंसाइनर के रूप में इंपोर्टर होते हैं वो अपने छोटे छोटे रिटेलर्स को होते हैं या आप कह सकते हैं जो भी आपकी शोरूम्स होती हैं उनको क्या करती है, ये डीलरशिप को भेज देती है माल को। और डीलरशिप माल किसको भेजते हैं, कंज्यूमर को भेज देते हैं। वहाँ से पैसा रिसीव करके यहाँ पे जो इम्पोर्टर या कंसाइनी होता है इसको प्रदान कर देते हैं। कंसाइनी अपना कुछ कमीशन काट के यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट वो क्या करता है, एक्सपोर्टर को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल मेथड होता है। ये दोनों आपका एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों ही आपस में मिले हुए या कह सकते हैं दोनों ही बहुत ही ट्रस्ट के साथ ही यहाँ पे एक साथ बिजनेस को डील करते हैं। इसलिए यहाँ पे दोस्तों जो आपका गुड्स होता है वो आपके इम्पोर्टर्स को बेचने के लिए ना करके एक कह सकते हैं कमीशन के हिसाब से यहाँ पे सोल्ड करने के लिए दिया जाता है। तो ये आपका तीसरा मेथड आपका होता है इम्पोर्ट फाइनेंसिंग का।
अब दोस्तों अगर हम लोग चौथे की बात कर ले तो चौथा आपका जस्ट फर्स्ट का अपोजिट है दोस्तों। फर्स्ट का अपोजिट अगर आप नाम समझ गए होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका चौथा भी आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। दोस्तों ओपन अकाउंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, सीओडी मेथड। सीओडी मेथड का मतलब क्या है दोस्तों कि पहले डिलीवरी हो जाएगी फिर हम पेमेंट करेंगे। मतलब दोस्तों जैसे हमने अभी आपको फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल दिया था, तो पहले वाले में कैश इन एडवांस में क्या था दोस्तों, आपने पहले पेमेंट कर दिया फिर आपके घर में क्या हो रहा है, माल आ रहा है। बट यहाँ पे आपका जो ओपन अकाउंट है, ये आपका ओपन अकाउंट सेलिंग द शिपिंग गुड फर्स्ट एंड बिलिंग द इम्पोर्टर लेटर। मतलब दोस्तों वही चीज़ हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सपोर्टर होगा वो पहले माल को भेज देगा, फिर इम्पोर्टर यहाँ पे माल को पाने के बाद क्या करेगा, मनी को भेजेगा। तो ये आपका वही आपका सीओडी मेथड, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, सामान को अपने घर में पाते हैं और फिर उसको हम लोग पैसा दे देते हैं। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका ओपन अकाउंट मेथड होता है दोस्तों। सिंपली ये आपका सीओडी मेथड जैसा ही है, बस ये आपका यहाँ पे दिया है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि सेल्स ऑन ओपन अकाउंट देयरफॉर आर मेड ओनली अ फॉरेन एफिलिएटेड और टू द कस्टमर विद द विच एक्सपोर्टर हैज लॉन्ग हिस्ट्री एंड फेवरेबल बिजनेस डीलिंग। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्टर तभी इम्पोर्टर को ऐसा गुड्स भेज देता है पहले जब उसके पास क्या होती है, यहाँ इम्पोर्टर पे बहुत ही ट्रस्ट होता है और बहुत ही, इस इम्पोर्टर ही क्या होता है, थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन होता है या बड़ा यहाँ पे फेवरेबल डीलिंग करने वाला बिजनेस होता है। तो इसीलिए एक्सपोर्टर क्या करता है, यहाँ पहले ही उसको गुड्स भेज देता है फिर आपका पैसा रिसीव करता है। तो ये दोस्तों आपका ओपन अकाउंट मेथड होता है। ये आपका चौथा मेथड है, सिंपल सा मेथड है दोस्तों, इसलिए इसमें आप थोड़ा सा उलझिए नहीं। नॉर्मली ये आपका सीओडी जैसा आप इसको याद रखिएगा, एक ऐसा मेथड भी है जिसमें एक्सपोर्टर पहले गुड्स भेज देता है और फिर आपका मनी रिसीव करता है। लास्ट में आपका जो पांचवा मेथड है दोस्तों, ये आपका डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस है। ये भी आपका दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट के ही तरह है, जैसे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है उसी तरह आपका यहाँ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता था कि यहाँ पे जैसे ही आपका बिल ऑफ लैंडिंग मिलता था, ये बैंक जैसे ये इस एडवांसिंग बैंक को बिल ऑफ लैंडिंग मिल जाता था, ये यहाँ पे पेमेंट जनरली कर देते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही ट्रस्टशिप रहता है कि अगर इनफॉर्चुनेटली इम्पोर्टर पैसा नहीं भी देता है तो यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक को पैसा देना ही देना रहता है एज ए बिहाफ लेटर ऑफ क्रेडिट। बट दोस्तों यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस होता है, इसमें बस यही एक चीज़ कमी होती है कि सब कुछ आपका लेटर ऑफ क्रेडिट जैसा ही होता है, पर यहाँ पे बैंक ये चीज़ ट्रस्ट नहीं देते हैं कि अगर इनफॉर्चुनेटली इम्पोर्टर पैसा नहीं देता है तो हम पैसा आपको नहीं देंगे, या आपका जो होस्ट बैंक होगा वो पैसा एक्सपोर्टर को नहीं देता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम इसको समझ लेते हैं कि इन दिस निगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स आर सेंड थ्रू अ बैंक टू द बायर। जो आपका बायर खरीदने वाला है वो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे आपका जो भी ये आपका एक्सपोर्टर भेजता है, आपका यहाँ पे ये आपका जो निगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है उसको एक्सेप्ट करता है कि हम पैसे को आपका यहाँ पे माल जैसे ही मुझे मिलेगा हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ एक्सेप्ट करता है जो कि एक्सपोर्टर क्या करता है, अपने बैंक के थ्रू, इस बैंक के थ्रू यहाँ पे इम्पोर्टर को भेजता है। अब इम्पोर्टर क्या करेगा, यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और ये यहाँ पे जब एक्सेप्ट कर लेता है तो इस चीज़ को क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे एक्सपोर्टर को बताया जाता है और एक्सपोर्टर ये क्या करता है, माल को भेज देता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब ये माल को पाता है तो ये फॉरेनर बैंक इसको पैसा ट्रांसफ़र कर देता है और होस्ट बैंक एक्सपोर्टर को पैसा भेज देता है। सेम चीज़ आपका लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह ही होता है दोस्तों, बस यहाँ पे अंतर यही है कि यहाँ पे होस्ट बैंक अपना गारंटी नहीं देता है इनफॉर्चुनेटली अगर इम्पोर्टर पैसा कल को नहीं देता है माल पहुँचने के बाद। तो दोस्तों द एक्सपोर्टर रन्स द रिस्क ऑफ द इम्पोर्टर नॉट इज द कमिटमेंट इवन थ्रो हैज़ टेकन प्रोसेसन ऑफ द गुड। मतलब वही चीज़ हम जो आपको कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टर है अगर वो अपने कमिटमेंट से पीछे हटता है तो यहाँ पे जो आपका एक्सपोर्टर है उसको रिस्क को यानी रिस्क को वहन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। सच डील्स आर मेड ओनली व्हेन द इम्पोर्टर नोन एज द ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। मतलब दोस्तों एक्सपोर्टर जो है ऐसा तभी करता है, ऐसा तभी माल बेचता है जब आपका इम्पोर्टर के प्रति क्या होता है, ट्रस्ट होता है और इंटीग्रिटी रहती है दोस्तों, विश्वास रहता है, तभी वो ऐसा कदम उठाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग सबसे सिक्योर मेथड आपको देखिए तो आपको लगा ही होगा सबसे पहला जो मेथड था कैश इन एडवांस, इसमें एक्सपोर्टर को पहले पैसा मिल गया फिर ये क्या कर रहा है, माल को भेज रहा है। दूसरे में यहाँ पे दो बैंक आ जाते हैं और दोनों बैंक क्या करते हैं, पैसा देने के लिए
तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये बैंक इस बैंक से पैसा वसूलेगा और ये बैंक इससे पैसा वसूलने के लिए यहाँ पे रहता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा आपका सबसे सिक्योर लेटर ऑफ क्रेडिट होता है और जनरली हाईएस्ट रूप में यही आपका क्या होता है, यूज होता है। तो ये आपका लेटर ऑफ क्रेडिट होगा। फिर आपका कंसाइनमेंट हमने बताया आपको, सिंपल सा ये है। फिर आपका ओपन अकाउंट भी हमने आपको बताया COD मेथड के थ्रू एज इट इज़ रहता है। और फिर आपका लास्ट है डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को समझ लिया कि कैसे कैसे तरीके से यहाँ पे आपका पेमेंट ऑफ टर्म फॉरेन ट्रेड में होता है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट आपके कुछ उसके टाइप्स हैं, यहाँ पे आपको इतना डिटेल्स में नहीं समझना है। यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे टाइप्स होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के, और साथ ही दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट को बहुत ही यानी ध्यान से बनाया जाता है, क्योंकि ये आपका बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लेटर ऑफ यानी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें आपका एक अक्षर भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसी के आधार पर आपका क्या होता है, माल को शिपमेंट किया जाता है और इसी के आधार पर यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो एक भी चीज़ गलत होने पर यहाँ पे पैसा क्या हो जाता है, आपका रुक सकता है। तो इसीलिए यहाँ इसको बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग मेथड्स आपका यहाँ पे टर्म्स जितने भी पेमेंट टर्म्स थे फॉरेन ट्रेड के यहाँ पे आज समझ लिए दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं आपके यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट के बाद कुछ आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन है, टेक्निक्स हैं और इंसेंटिव हैं, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही हम लोग एग्जिम बैंक के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।